हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामराज भंडारी आप लोगों का एक बार से फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 360 डिग्री पे। हम लोगों की जो एनसीईआरटी क्लास सीरीज शुरू हो रखी है, उसमें हमने अभी जो है चल रही है इतिहास का हमारे सारांश रूम में आज लेक्चर 2 है। और इसमें हम जो है कक्षा 6 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक देख रहे हैं। कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 6 और 7 की हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट है। 9th-10th की ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर रखी है। 10th में 2 टॉपिक छोड़ रखे हैं और कक्षा 8 के जो है कुछ टॉपिक छोड़ रखे हैं। जो कक्षा 10 और 8 में सेम ही टॉपिक है, इसलिए 8 के हमने छोड़ रखे और 10 के कर रखे हैं। आप लोग जो है वहाँ पर जा कर के विजिट कीजिए चैनल में, और वहाँ पर जितनी भी वीडियो इससे संबंधित वो सब पड़ी हुई है। कक्षा 6 से 8 तक हमने एक बार वैसे इतिहास को देख लिया है, लेकिन उसमें तीन चार चार टॉपिक एक साथ लेकर के देखा था। अब हम जो है सेपरेट टॉपिक, एक एक टॉपिक जो है अलग अलग देख रहे हैं। और कक्षा 6 का पहला टॉपिक हमने देखा था, जिसमें हमने इतिहास की जो प्रारंभिक समझ है या इतिहास का ये समझो कि परिचय है, वो हमने देखा कि कहाँ से जो है कब क्या कैसे। टॉपिक का नाम है प्रारंभिक कथन था। टॉपिक नाम प्रारंभिक कथन, कब क्या कहाँ कैसे। तो उस टॉपिक में जो हमने देखा कि इतिहास की एक जो आधारभूत समझ हमारी विकसित होती है, या इतिहास के प्रति जो हमारी एक समझ विकसित होती है कि कब कैसे जो हम इतिहास को पढ़ें, तो उसमें हमने देखा। आज हमारा टॉपिक, सेकंड टॉपिक है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। आज जो हम इस कक्षा 6 की एनसीईआरटी की जो जर्नी है, हमारी जो ये जर्नी है कक्षा 6 से 12 तक की संपूर्ण एनसीईआरटी हम देखेंगे इसमें। और इसमें जो पाठ्य वस्तु रहेगी वो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और इन चारों सब्जेक्ट का हम जो है अध्ययन करेंगे। जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षाएं उसके लिए जो अति महत्वपूर्ण सारांश उपयोगी पाठ्य वस्तु के रूप में, ताकि हमारी जो है किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन इतिहास संबंधित हो या भूगोल संबंधित हो और राजनीति विज्ञान से अर्थशास्त्र संबंधित हो, तो सामान्य जो जीके संबंधित प्रश्न होंगे वो छूट ना पाए। तो इसलिए हम जो है इनका अध्ययन करेंगे। और ये जो सीरीज चल रही है, ये कक्षा 6 के विद्यार्थियों से लेकर के और जितने भी प्रकार की कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर जो है इन सब्जेक्टों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सबके लिए उपयोगी साबित होगी। और आप लोग जो है जब ये अध्ययन कर रहे हैं, ये जो देख रहे हैं वीडियो को, आप लोग जो है यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, आप लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, और उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और साथ में आप लोगों को क्या करना है कि महत्वपूर्ण जो तथ्य होंगे उनका जो है उनको आपको नोट करना है, नोट्स जरूर बनाने हैं, रिवाइज जरूर करना है, तभी हमारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे। और हम इसमें जो अध्ययन करेंगे वो कॉन्सेप्ट के बेस पे करेंगे। हम जो है सिर्फ वन लाइनर का अध्ययन नहीं करेंगे, सिर्फ फैक्ट को ही नहीं वो रटेंगे, बल्कि कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे। हम कॉन्सेप्ट बेस पे जो है अध्ययन करेंगे, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो सीधे आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है कि आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। अब हम जो हमारे पूर्वज हैं उनके बारे में जानेंगे कि ये आखेट खाद्य संग्रह, यानी ये शिकारी और भोजन को इकट्ठा करने वाले। आखेट और खाद्य संग्रह से ये भोजन उत्पादक तक कैसे आ गए, यानी अब ये जो है भोजन को उत्पादन भी करने लगे। तो यहां तक हम इनकी कहानी को इसमें पढ़ेंगे। और यहाँ पर कहानी को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि हम समझेंगे। और अपनी परीक्षा के लिए जो भी जिस प्रकार की भी आप लोगों की परीक्षा है, चाहे आपकी जो है वनडे एग्जाम है, चाहे जो है आपकी जो है स्टेट एग्जाम है, चाहे आपकी जो है कोई सेंट्रल एग्जाम है, हर जगह इतिहास भूगोल जहाँ भी पूछा जाता है, सब जगह के लिए ये आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी, उपयोगी रहेगी। तो यहाँ जो ये भोजन उत्पादक तक पहुंच गए, उस समय के मानव
अब भोजन उत्पादन करने लगे, हमारे जो पूर्वज है वो भोजन उत्पादन करने लगे, अब शिकार पे ही वो निर्भर नहीं है। शिकार जानवर भी जो है कम होते जा रहे हैं, जब उनका शिकार हो रहा है तो अब ये भोजन को उत्पादन कर रहे हैं। तो जो लोग इस उपमहाद्वीप में, बार बार हम एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो इस एनसीईआरटी पे आपको ये शब्द मिलेगा, उपमहाद्वीप। तो भारत को जो है जो कहा जा रहा है वो उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जा रही है। और उपमहाद्वीप में जो है सिर्फ भारत देश नहीं, भारत के साथ जो है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन, ये सारे देश इसमें ही आएंगे। तो यानी ये महाद्वीप, तो ये पूरा महाद्वीप जो है, महाद्वीप का मतलब है कि एक जो भूमि का बड़ा क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, तो वो महाद्वीप जो है कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको इसमें उप लगा हुआ, यानी ये जो है महाद्वीप जैसा बड़ा, महाद्वीप के जैसा है लेकिन महाद्वीप के बराबर बड़ा तो नहीं है, इसलिए इसमें उप लगा हुआ है। और नहीं है कोई देश जैसा छोटा, तो ये महाद्वीप जैसा बड़ा भी नहीं है और देश जैसा छोटा भी नहीं, तो इसलिए इसे उपमहाद्वीप में रखा गया। जो लोग इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले, अब हमने देखा कि यहाँ पर जो पाषाण काल, हम देखा कि 20 लाख साल से जो है 12,000 साल तक पहले तक जो है पूरा पाषाण काल चला, फिर जो है बीच में मध्य पाषाण काल आया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस समय 20 लाख साल पहले तक जो लोग यहाँ रहते थे उन्हें हम आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। इन्हें आखेटक यानी शिकारी और खाद्य संग्रह यानी भोजन को इकट्ठा करने वाले, सिर्फ अपने लिए बस उतने तक जो है वो जो है काम करे, उतने तक वो सोचते थे और उन्हें जो है 2 टाइम का खाना चाहिए। तो वो लोग जो है शिकारी मानव थे और भोजन संग्रह यानी भोजन को इकट्ठा करने वाले। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इस नाम से पुकारा जाता है। इनको इस नाम से इसलिए पुकारा जा रहा आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से कि ये जो है भोजन की विधि के इंतजाम करने के आधार पर ये जो है भोजन को इकट्ठा कर देते अपने लिए और जो है शिकार करते थे। फल फूल इत्यादि, कहीं से कंदमूल फल इत्यादि इकट्ठा किए बस, और जो है शिकार करके लाए। तो आखेटक खाद्य संग्रह एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। अब घूमने ही है लोग, एक जगह पे जो है सीजनल जो किसी सीजन में फल होने हैं, किसी मौसम में फल वो खत्म हो गए, वो दूसरी जगह जाएंगे। उन्हें पता है कि कहाँ पर जो है इस समय दूसरी ऋतु में कहाँ पर जो है उनके लिए भोजन मिलेगा, कहाँ पर जो है उनके लिए फल फूल मिलेंगे। और फिर एक जगह पे जो है वहाँ के पशु यदि कम हो गए शिकार करके, दूर भाग गए, तो उनके पीछे वो दूसरी जगह पे जाते थे। तो एक जगह पे नहीं रहते थे बल्कि एक जगह से दूसरी जगह जगह पे घूमते रहते थे। अब कहा जा रहा है कि इसका कारण क्या था घूमने का। कहा जा रहा है कि पहला कारण आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे लोग। और दूसरा कारण क्या था कि चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। जो जानवर थे, ये जानवर क्या होते थे कि ये चारा ढूंढने के लिए एक जगह पे चारा खत्म हो दूसरी जगह जाते थे, उन्हीं के पीछे पीछे वो मानव भी चले जाते थे। तीसरा कारण इसमें बताया जा रहा है कि पेड़ों और पौधों में एक फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। तो हमें पता है कि हर मौसम में तो फल फूल रहते नहीं, अलग अलग मौसम में अलग अलग पेड़ पौधों में फल फूल आते। उन्हें इतना पता था ये कि किस समय जो है किस पेड़ पौधों पे कौन से फल आते हैं। और चौथा कारण पानी है, यानी पानी के बिना जीवित रहना असंभव है। तो बरसात में तो सभी जगह पानी मिल जाता है, लेकिन हर सीजन में जो है हर जगह पानी नहीं मिलता है। तो इसलिए जो है पानी के चक्कर में भी, और पानी नदियों के किनारे ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक सभ्यता जो है नदियों के किनारे ही बसी है। अब कहा जा रहा है कि चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां उन्हें अच्छे पत्थर मिल सके। इसलिए भी एक कारण ये भी है कि ये पत्थरों को जो है ढूंढने के लिए, अच्छे पत्थरों को जो है खोज में भी, जहाँ पर इन्हें अच्छे पत्थर मिले, मजबूत पत्थर मिले जिनसे जो है इनके औजार बन सके, तो इस प्रकार के पत्थर के लिए ढूंढने में भी जाते थे। अब कहा जा रहा है कि कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में राख के अवशेष मिले। तो कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में कहाँ से है, हमें राख के अवशेष मिले हैं। सबसे पहले जो है राख यानी आग जलाने के अवशेष मिले हैं कुरनूल गुफा मध्य प्रदेश। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कुरनूल गुफा कहाँ पर है, तो सॉरी आंध्र प्रदेश में, बार बार शायद मध्य प्रदेश आ रहा, आंध्र प्रदेश। या हमें राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो कुरनूल गुफा से मिले हैं।
तो इसका जो है आप लोग को ध्यान रखें कि सबसे पहले हमें राख के अवशेष कहाँ से मिले। अब यहाँ पर इस जो है यहाँ पर यहाँ पर मानचित्र भी दे रखा है और कुछ पिक्चर भी दे रखी है। तो यहाँ पर जो है कुछ औजार दे रखे हैं। यहाँ पर ये जो है पत्थर का बना हुआ, ये इस प्रकार के औजार बनाते थे। तो यहाँ पर ये कुछ दिखाया गया कि जो है इससे क्या कर रहे हैं, कुछ जानवरों की खाल इत्यादि इसको सीने का काम इन पत्थरों के औजारों से कर रहे हैं। इस प्रकार के औजार, ये इस प्रकार के औजार ये हाथ में जो है ये दिखाया गया और इस प्रकार से सीने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो है इनके, इसलिए इसे पाषाण काल कहा जा रहा है क्योंकि पत्थरों से ही इनके औजार सब पत्थरों के, इनसे जो है काटने का काम से लेकर के सब चीज जो है ये सारा काम जो है पत्थरों से ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है उस समय जो हम जो है कह रहे हैं कि उपमहाद्वीप, भारत उपमहाद्वीप की बात की जा रही है। तो भारत उपमहाद्वीप में यहाँ पर जो है सब यहाँ पे जो है नेपाल में दिखाया, बांग्लादेश में दिखाया गया, इसमें जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला सारा क्षेत्र इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ जो है महत्वपूर्ण पूरा स्थल दे रखे हैं। और कौन कौन से पूरा स्थल दे रखे हैं यहाँ पे संकेत से भी दे रखे हैं। पूरा पाषाणिक पूरा स्थल, तो पूरा पाषाणिक पूरा स्थल, तो पूरा पाषाणिक पूरा स्थल यानी सबसे पहले सबसे पुराने जो है पूरा स्थल, पाषाण से जो है पाषाण काल जो हम कह रहे हैं, तो उसमें भी जो है पूरा पाषाण काल, न पाषाण काल, तो उसके बाद यहाँ पर जो है महा पाषाण काल के भी संबंधित भी दे रखे, तो मध्य पाषाण काल, न पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। तो ऐसे हम 3 भागों में देखते हैं। ये महापाषाण काल थोड़ा सा हम इसको अलग से देखते हैं क्योंकि ये जो है कहीं कहीं पे जो है व्यवस्थाएं चल रही थी महापाषाण काल की, जैसे दक्षिण भारत में और कहीं उत्तरी भारत में भी चल रही थी। उत्तरी भारत में जम्मू कश्मीर वाले रीजन में और दक्षिणी भारत वाले में इस क्षेत्र में चल रही थी। तो यहाँ पे पूरा पाषाणिक पूरे स्थल में देखेंगे, पूरा पाषाणिक काल में एक तो भीमबेटका है, एक, और एक जो है हुस्गी है, एक, और एक यहाँ पे जो है कुरनूल गुफाएं। तो कुरनूल गुफाएं हमने देख ली है। कुरनूल गुफाएं कहाँ पे थी? आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पर हमें क्या मिली है? यहाँ पर हमें जो है राख के अवशेष मिले हैं। इसके बाद जो है भीमबेटका, तो भीमबेटका जो है हमें पता है कि मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी के यहीं पे तट पे। हमने पिछले जो पुराने जो पहला लेक्चर था उसमें ये देखा था कि यहाँ पर जो है नर्मदा नदी के तट पे इधर जो विंध्य वाली पहाड़ियां हैं, यहाँ पर मानव के रहने के वो साक्ष्य मिले हमें। और साक्ष्य कहाँ से आए? भीमबेटका से मिल रहे। तो यहाँ पर जो है जो गुफाएं, फर्स्ट वाले जो है मैंने जो स्लाइड थी फ्रंट वाला था उसमें भीमबेटका, और अभी भी जो है यहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं आएगी। तो भीमबेटका की गुफाओं में, यहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर जो है पूरा पाषाण काल के मानव के जो है वहाँ पर औजार मिले हैं, पत्थरों के औजार मिले हैं, रहने के साक्ष्य मिले। वहाँ पर उनकी जो है काफी उनकी कुछ जो पेंटिंग से भी वो उन्होंने की थी, तो कुछ चित्रकारी इत्यादि भी वो कर रखी थी वहाँ पर। तो यहाँ पर पूरा पाषाण काल की जो है लोगों के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, रहने के साक्ष्य मिले हैं। एक मिनट। तो इसमें जो है हमने देख लिया है कि भीमबेटका देख लिया है, और हमने कुरनूल गुफाएं देख ली जहाँ से राख के अवशेष मिले हमें। इसके बाद जो है हुस्की, तो हुस्की जो है कर्नाटक में है। ये जो स्थल है पूरा पाषाणिक स्थल है, यहाँ से जो है ये कर्नाटक में है। और यहाँ से हमें जो है हुस्की से क्या मिले? पत्थरों के अवशेष मिले हैं। पूरा पाषाण काल के जो है पत्थरों के अवशेष मिले हैं, क्वार्टाइज पत्थरों के जो है अवशेष मिले हैं, वहाँ से पत्थर मिले, औजार मिले इनके। उसके बाद हल्लूर, ये भी कर्नाटक में है। ये पूरा पाषाणिक पूरा स्थल हो चुके हैं। अब नपाषाणिक पूरा स्थल देखते हैं। तो नपाषाणिक पूरा स्थल में हल्लूर है, ये जो है कर्नाटक में है। तो हल्लूर से यहाँ पे से जले हुए अनाज के दाने का अवशेष प्राप्त हुए, जले हुए अनाज के दानों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। यहाँ पर कर्नाटक के बाद इधर जो है देखते हैं, इधर तमिलनाडु में पैमपल्ली है,
ये भी नपाषाणी पुरा स्थल है। इसके बाद जो है कोल्डी हवा और महागड्ढा, ये उत्तर प्रदेश में ये। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त है, कोल्डी हवा से, कोल्डी हवा से जो है हमें प्राप्त है, और ये जो है नपाषाणी पुरा स्थल है। इस प्रकार से आ सकते हैं कौन सी इनमें नपाषाणी पुरा स्थल है, कौन से पूरा पाषाणी पुरा स्थल है, कौन से महापाषाणी पुरा स्थल है। तो यहाँ पर से हमें सबसे पहले हमने जब पढ़ा था कि यहाँ जो नर्मदा नदी है, और नर्मदा नदी के उत्तर में जो विंध्य की श्रेणी है, तो विंध्य की श्रेणी के भी उत्तर में, विंध्य श्रेणी के उत्तर में, तो विंध्य श्रेणी के उत्तर में हमें जो है चावल की खेती के धान जो है धान के साक्ष्य मिल रहे हैं, चावल की खेती के जो है साक्ष्य मिल रहे हैं। यहाँ पर जो है लोग धान की खेती कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले चावल के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले, सबसे पहले कोल्डी हवा से सबसे पहले चावल के साक्ष्य हमें यहाँ से मिल रहे हैं। इसके बाद जो है एक पूरा स्थल नपाषाणी काल चिराद है, ये बिहार में है। जो चिराद पूरा स्थल है ये बिहार राज्य में है, और बिहार राज्य में सारण जिले में है। यहाँ से हमें जो है पूरा पाषाणी पुरा, ये पूरा पाषाणी पुरा स्थल है। यहाँ से हमें जो है पूरा पाषाणी कुछ साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ से हमें नपाषाणी युग के भी जो है यहाँ से कुछ जो है साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से कुछ जो है टिल्ले इत्यादि कुछ मिले हैं, प्रागैतिहासिक कुछ जो है टिल्ले मिले हैं चिराद से, बिहार से। इसके बाद जो है दवोजली हैंडिंग, तो ये जो है ये पूर्वोत्तर भारत में है। यहाँ से जो है ये असम में है। यहाँ से हमें जो है नपाषाणी कुछ पुरा स्थल साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और इसके बाद जो है नपाषाणी पुरा स्थलों में यहाँ पे है बुर्ज हूम, ये कश्मीर में है। तो यहाँ से हमें गर्तवास मिले हैं। गर्त मतलब होता है गड्ढा, वास मतलब रहना। तो गर्तवास में मतलब वो जो है कैसे घरों में रहते थे, जमीन के अंदर वो घर बना करके रहते थे। तो गर्तवास के वहाँ से हमें गर्तवास मिले हैं, या उन्हें हम कहते हैं गर्तवास या होम, बुर्ज होम, बुर्ज होम। तो यहाँ से हमें बुर्ज होम, गर्तवास या बुर्ज होम। अच्छा, बुर्ज होम ये अपने आप ही हो गए जगह। तो ये बुर्ज होम, बुर्ज मतलब ये जो है जमीन के अंदर है, होम मतलब घर। तो बुर्ज होम जगह जो है कश्मीर से, और यहाँ से हमें क्या मिले, गर्तवास मिले हैं, या जो है बुर्ज होम। इससे जो है आप अर्थ लगा सकते हैं कि ये जो है कश्मीर में। आप कश्मीर कैसे वो लगाओगे कि कश्मीर में है, तो कश्मीर में जमीन के अंदर कैसे जो है ये घर बना रहे हैं। वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पे जो है अभी कश्मीर में बहुत ठंड होती है, उस समय तो और भी ज्यादा ठंड होती होगी। तो वो क्या करते थे कि जमीन के अंदर बनाते थे, ताकि जो है वो सर्दी से वो बच जाए, सर्दी से बचने के लिए बनाते। एक यहाँ पर जो है नपाषाणी पुरा स्थल में है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था, पिछले जो है टॉपिक में देखा था। यहाँ पर जो है सबसे पहले लोगों ने जो है स्थायी जीवन, यहीं पे जो है लोग बस रहे हैं, यहीं पे सबसे पहले जो है पशुपालन काम कर रहे हैं, यहीं पे सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं। और यहाँ पर फिर क्या हो रहा है कि ये जो है जो पश्चिम उत्तर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो है सिंधु नदी की सहायक नदी, यहीं पर सबसे पहले क्या हो रहा है कि प्रारंभिक जो नगर है यहीं पे बस रहे हैं, जिसको जो है हम सिंधु सभ्यता जो है के नाम से जानते हैं। सिंधु हड़प्पा के जो नगर थे, सिंधु नदी के जो है किनारे जो नगर बसे हुए थे वो यही थे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है नगरीकरण इधर ही हुआ था। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है महापाषाण। तो महापाषाण जो है यहाँ पर महापाषाण में एक तो मैंने कहा कि इधर उत्तर में भी चल रहा था, एक कश्मीर की तरफ भी चल रहा था, और सब ज्यादा यहाँ जो है किस तरफ चल रहा था, दक्षिण भारत की तरफ चल रहा था। तो दक्षिण भारत की तरफ में महापाषाण में ये ब्रह्मगिरी और आदि चन्नूर ये जो स्थल है, ये महापाषाण जो है स्थल से संबंधित है। और उसके बाद यहाँ पर दिखाया गया आर्विक नगर। जो आर्विक नगर है, स्टार्ट के जो नगर है वो जो है कहाँ कहाँ पे जो है बसे थे, तो वो जो है जो दिखाए गए हैं वो यहाँ पर दिखाए गए। इनाम गांव में आर्विक नगर, उसके बाद जो है आर्विक नगर में फिर इधर जो है
मेहरगढ़ की तरफ भी, इधर भी आरविक नगर। उसके बाद जो है दूसरे जो है बाद इनके बाद जो है क्या होता है कि दूसरे जो नगरीकरण होते हैं ये गंगा वाले मैदानी क्षेत्र में होते हैं, जब मगध जैसे नगर यहाँ पर विकसित होती है। उसके बाद जो है आधुनिक नगर, तो आधुनिक नगर तो हम सब जानते हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई इत्यादि ये जो है बड़े बड़े आधुनिक नगर है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये हमने कुछ जो है मानचित्र से समझा। अब यहाँ पे भीमबेटका, ये भीमबेटका की गुफा है और यहाँ पे जो है आप लोगों को कुछ जो है कलर इत्यादि वो दिख रहे होंगे, कुछ पेंटिंग से दिख रही होगी। यहाँ पर जो है इन्होंने कुछ एक कलर से यहाँ पे जो है कुछ कर रखे हैं। और ये जो है यहाँ पर ये सारी गुफाएं, तो यहाँ पर जो है मानव इन गुफाओं में निवास करता था। और यहाँ पर जो है इनके क्या मिले हैं, इनके औजार मिले हैं, इनके जो है उपकरण मिले हैं। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वो यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं क्या है, नर्मदा नदी घाटी के पास है। और ऐसे शैल चित्र मिले वहां पे बनी हुई। तो ये इस प्रकार के शैल चित्र जो है बने हुए हैं। तो इसमें क्या दिखाए गए हैं शैल चित्र में, इस पे जो है कोई जानवर दिखाए गए, कोई जो है हिरण दिखाए गए, उसका पीछा करते हुए दिखाए गए। तो कुछ संकेतों से जो है इस चित्र के बारे में जो है, इन जिन गुफा में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र है। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये दिखाया गया है। नाम और तिथियां, जिस काल के बारे में हम जो है ये हमने वैसे पहले जो है जो चैप्टर था उसमें पढ़ लिया था। ये यहाँ पर गलत लग गई। अब यहाँ पे देखते हैं कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। तो हमने देखा कि जो मध्य पाषाण काल है, एक जो टाइम जोन है 12,000 से 10,000 साल पहले तक का। तो उस समय क्या होता है कि जो दुनिया की जलवायु में परिवर्तन आता है और जो है दुनिया की जलवायु में परिवर्तन आता है, थोड़ा सा जो है गर्मी बढ़ती है। तो जहाँ बर्फ थी, बहुत जगह जो है बर्फ पिघलती है, बर्फ पिघल करके वहाँ पे क्या हो जाते हैं, घास के मैदान बनते हैं। तो जब घास के मैदान बनेंगे तो बहुत सारे जो है जगह घास के मैदान बनेंगे, तो फिर वहाँ पर क्या होगी कि जो घास पे जीवित रहने वाले जीव जो है जंतु है, उनकी संख्या बढ़ेगी। तो इनकी संख्या क्या बढ़ रही, इनसे हिरण, बहारा, बरहा, सिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खा करके जिंदा रह सकते थे। तो जब जो है उन्हें अच्छा पोषण मिलेगी तो उनकी संख्या बढ़ेगी, उनकी संख्या बढ़ेगी तो जो है फिर उन पे भी जीवित रहने वाले उनकी संख्या बढ़ेगी। तो साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत, तो इस समय जो है मछली भी जो है क्या है बन गए, लोगों का महत्वपूर्ण स्रोत बन गए है। उससे पहले जो है वो किस पे निर्भर थे, जो है जीव जंतु पे थे और फल फूल पे थे, कंदमूल फल फूल पे थे। तो खेती और पशुपालन भी शुरुआत इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। इस समय कहा जा रहा है कि इसी समय जो मध्य पाषाण काल है, इस समय जो है ये गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज जो है ये प्राकृतिक रूप से यहाँ पर उगने लगे, अपने आप उगने लगे, नेचुरल रूप से उगने लगे। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो ध्यान रखना आप लोग कि किस जानवर को सबसे पहले जंगली जो है पालतू बनाया गया, तो आएगा गाय, भेड़, बकरी, इधर जो है कुत्ता, और एक आ सकता है कुत्ते का जो है जंगली पूर्वज। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि कुत्ता में भी जो है कुत्ते का जंगली पूर्वज। आर्मी कृषक और पशुपालक पूरे उपमहाद्वीप में पाई गई। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो स्टार्ट के जो हो कृषक और पशुपालक है ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए, ऐसे नहीं कि एक ही जगह पाए गए, ये सब जगह पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, सबसे महत्वपूर्ण कहाँ पे है, पश्चिम उत्तर क्षेत्र में। और पश्चिम उत्तर क्षेत्र में मेहरगढ़ वाला जो क्षेत्र हमने देखा, तो इधर जो है जो हमने
मेहर गढ़वाल क्षेत्र और जो है दो श्रृंखलाएं हमने पढ़ी थी पिछले टॉपिक में। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए। तो कहा जा रहा है कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। तो जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हमने देखा हलोड़ से जो है पाए गए थे। तो यहाँ पे सबसे रोचक ये है कि ये जो है अनाज के जले हुए दाने। तो ये जले हुए दाने कैसे थे, या क्या ये जल गए थे, या जो है ये भुने गए थे, जलाए गए थे, या किस कारण जो है ये जले थे। तो इस प्रकार के जो है अनाज के दाने, जले हुए अनाज के दाने, इससे पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। उस समय जो है बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। यानी जो पुरातत्वविद है, इन लोगों को कई जगहों पर क्या मिले हैं, झोपड़ियों और घरों के निशान मिल रहे हैं, अवशेष मिल रहे हैं। जैसे कि बुर्ज होम यानी वर्तमान कश्मीर। तो होम का मैंने बताया कि होम जो है घर हो गए, तो बुर्ज होम कहाँ पे है, कश्मीर में। तो यहाँ के लोग जो है क्या है, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। तो गड्ढे के नीचे जो है नीचे बना रहे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास। अब देख लो, गर्त मतलब गड्ढा, वास घर बना है ना। तो ये तो गर्तवास से समझ लो, चाहे बुर्ज होम समझ लो, होम मतलब जो घर हो गए। तो कहा जाता है इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली है। अब ये जो झोपड़ियां इन्होंने बना रखी है, अंदर भी और बाहर भी, दोनों जगह क्या मिले हैं, आग जलाने के अवशेष मिल रहे हैं। यानी घर में भी, अंदर भी जलाते थे आग और बाहर भी आग जलाते थे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना गया है, जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तो अब पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के औजारों में क्या आ चुका है, अंतर आ चुका है। जो पुरापाषाण काल के औजार थे वो कैसे थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, वो बिडौल होते थे। और जो नवपाषाण काल के औजार है वो अधिक धारदार है, अधिक सुडौल है, उन पे जो है पॉलिश भी चढ़ाई हुई है। तो ये अंतर आएगा, वो छोटे आकार के होंगे और पुरापाषाण काल के औजार कैसे होंगे, बड़े आकार के होंगे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये बहुत सारी जगहों से इस प्रकार के औजार मिले हैं। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता है। तो जो उस समय लोग प्रयोग करते थे न पाषाण काल में, जो है पाषाण काल में, पाषाण काल मतलब जो है उसको हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है, लेकिन टोटल जो है हम उसे कहें तो पाषाण काल, पत्थरों का जो है काल है। तो जिस समय जो है इंसान को किस चीज की जो है ज्ञान नहीं है, धातु का ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस समय जो प्रयोग किए जाते थे मूसल और ओखली, धान कोटने वाले, तो उसे कहा जा रहा है कि उस समय से जो है आज भी तो हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, और कुछ औजार जो है उस समय हड्डियों से बनाए जाते थे, कुछ जो है पत्थरों के, कुछ औजार हड्डियों से। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। नवपाषाण काल में जो है मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और कैसे जो है उन पे क्या किया जाता था, अलंकरण भी किया जाता था, यानी उन पे डिजाइन भी किया जाता था, यानी उन पे जो है कलर भी किया जाता था। तो इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं नवपाषाण युग में। कि बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए, खाना बनाने के लिए भी करने लगे। इस समय जो है ये बर्तनों का उपयोग क्या करें, नवपाषाण काल में ये जो है मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, और एक जो है जो सामानों को रखने के लिए अब जो है फसल उगा रहे हैं, तो फसलों में जो है अनाज है उसको कुछ समय तक सुरक्षित रखने, तो इसलिए इस समय क्या कर रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। तो उनको रखने के लिए भी, खाना बनाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जा रहा है। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज और अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी नवपाषाण काल में क्या हो गया है, लोगों के जीवन में परिवर्तन आ चुका है, और अब जो है इनका जो आहार का हिस्सा क्या भी बन चुका है, चावल, गेहूं तथा दलहन भी बन चुका है। यानी दालें भी बन चुकी है,
चावल गेहूं इत्यादि ये भी सब बन चुके हैं। और जो उनके वो थे जो फल इत्यादि या शिकार इत्यादि, वो अभी भी उसको भी वो लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो है कुछ औजार मिले हैं नवपाषाण काल के, जो है ये नवपाषाण काल के औजार है। अब ये नवपाषाण काल के औजार जो है ये लग रहे हैं जैसे सिलवट्टा इत्यादि, तो ये जो है इस प्रकार के औजार लग रहे हैं। नवपाषाण काल कुछ उपकरण, तो यहाँ पर जो है ये कुछ जो है उपकरण लग रहे हैं जो जैसे ये सिलवट्टा इत्यादि आज भी हमारे घरों में है। हम लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, तो हमने वहां पर देखा एक चित्र में कि कपड़ों को जो है क्या कर रहे हैं, सिल रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कपड़े भी बुनने लगे, इसके लिए कपास जैसे औसत पौधे उगाए। अब यहाँ पर जो है कपड़े बुनेंगे तो उसके लिए कपास चाहिए, तो कपास जैसे जो है इसकी खेती कर रहे हैं, तो पौधे उगाए। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? अब कहा जा रहा है कि ये जो इतना हो रहा है, कहीं कहीं जो है ये लोग जो है कृषि कर रहे हैं, कपड़े जो है बुन रहे हैं, कपास उगा रहे हैं, तो ये परिवर्तन मिट्टी के जो है बर्तन बना रहे हैं। तो ऐसे परिवर्तन जो है सब जगह हुए होंगे एक साथ? तो ऐसा नहीं, कहीं कहीं पे जो है लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं, कहीं पर जो है लोग अभी वही कृषि नहीं कर रहे, वही जो है शिकार हंटिंग यानी आखेटे को खाद्य संग्रह के कहीं काम कर रहे हैं। तो कई जगह स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वही अन्य लोगों ने हजारों सालों में धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। कहीं कहीं पे तो ये हो गए कि उन्होंने जो है पशुपालन और जो खेती करना सीख लिया, लेकिन कहीं पे अभी लोग क्या है यही शिकार कर रहे हैं। और अभी भी है, बहुत जगह पे जो है लोग अभी भी है जो सिर्फ जो है शिकार कर जो है जो जंगल के उत्पाद होते हैं उन पे ही निर्भर है। तो मेहरगढ़, अब यहाँ पे कहा जा रहा है मेहरगढ़, हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी। जब जो है हमने देखा था पश्चिम उत्तर भारत में वहाँ पर सुलेमान और किरथर जो पहाड़ियाँ थी, वो अभी मुझे ध्यान आ गई, सुलेमान और किरथर जो पहाड़ियाँ हैं, तो उस वाले क्षेत्र में जहाँ पर मेहरगढ़ है। और ये कहा जा रहा है कि ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ता यहाँ से, कौन सा रास्ता? यहाँ पे बेलन दर्रा है। तो बेलन दर्रे से जो है संभवतः है वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। अब कहा जा रहा है कि संभव ऐसा जो है अनुमान लगाया जाता है, ऐसा जो है साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर सबसे पहले लोगों ने क्या करना सीखा है, कृषि करना सीखा है। सबसे पहले जो है जौ, उसके बाद गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना, इसको सीखा है सबसे पहले। पाल किसको रहे? पालतू जानवरों में भेड़ बकरी। सबसे पहले जो है किसको जो है इन्होंने जानवर को जो है पालतू बनाया था? कुत्ते को, जंगली कुत्ते को। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों जैसे हिरण तथा सुअर, जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली है। तो ये हमें इनकी हड्डियों मिलने से पता लग रहा है। और एक कौन से स्थल है यहाँ पर हम देख रहे हैं? तो यहाँ पर जो है जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है वो यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इनके जो है यहाँ पर क्या मिले हैं कि यहाँ पर जो है इनकी हड्डियों के अवशेष मिल रहे हैं, और मध्य पाषाण काल के जो है कुछ वहाँ पे उपकरण मिल रहे हैं, वहाँ पर जो झोपड़ियाँ मिल रहे हैं, वहाँ पे जो रहने के साक्ष्य मिल रहे हैं। मेहरगढ़ के इसके अलावा, मेहरगढ़ में इसके अलावा इन चीज़ों के अलावा जो यहाँ पर मिले हैं कि कृषि के साक्ष्य मिले, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर लोगों के जो है घर बनाने की, झोपड़ियाँ बनाने के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर जो है एक साथ समुदाय में रहने के साक्ष्य मिल रहे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। तो किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले? एक तो ध्यान रखना आप लोग, चौकोर, और दूसरा कहा जा रहा आयताकार। इस प्रकार के घर बना रहे हैं, अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं। तो प्रत्येक घर में कितने कमरे मिले हैं? 4 या 4 से ज्यादा, इतने कमरे मिले हैं। और मृत्यु के बाद यहाँ पर क्या चीज मिल रही है? यहाँ पर एक मिल रहा है, एक विश्वास यहाँ पे मिल रहा है लोगों का, ये मृत्यु के बाद जो है सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी और उसके प्रति सम्मान जताते हैं।
जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जैसे आज भी हमारे जो है धर्मों में है, सभी धर्मों में है, और जैसे हमारे हिंदू धर्म में है, अभी हम जो है मृत्यु के बाद भी कुछ न कुछ करते हैं, 13वीं या जो है वार्षिक इत्यादि श्राद्ध करते हैं। तो फिर जो है जिस जब मृत्यु होती है तो उसके जो है कुछ न कुछ और भी वो करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये भी जो है, ये भी परलोक में विश्वास रखते हैं, और ये जो है मृत्यु के बाद जो है क्या कर रहे हैं, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी, जो मृतक के सगे संबंधी और उसके प्रति सम्मान जताते हैं। अब ये क्या सम्मान जताते हैं, तो यहाँ से जो है हमें क्या ऐसा मिला है, तो यहाँ से जो हमें मिल रहा है, यहाँ से ये पता लग रहा है कि कब्रों में क्या मिला। यहाँ से जो है कब्रों में जो है जो यहाँ पे कब्रें मिली है, तो कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। इनके कब्रों के जो यहाँ पर जो कब्रें मिली है, मृतक की कब्रें मिली है, उसके साथ कुछ सामान मिले हैं। और सामान क्या मिले हैं, ये मृतक है तो इसके साथ जो है बकरी भी जो है दफनाई हुई मिली, और कहीं कहीं तो 3-3 बकरियां भी दफनाई हुई मिली है। तो बकरी तो मरी नहीं होगी उसी समय, तो बकरी तो जिंदा ही दफनाई गई होगी। अब वो तो परलोक की जो है जो हमारी एक सोच है उस पे जो है ये सब किया गया होगा। तो मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है, एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो इस प्रकार जो है आप वो ध्यान रखना कि कहाँ पर मृतक के साथ जो है ऐसी कब्र कहाँ पे मिली है, जहाँ पर जो है उसके साथ बकरी दफनाई गई थी, तो मेहरगढ़ से मिली है। पूरा मध्यपाषाण काल का स्थल है। और मेहरगढ़ से जो है, जो मेहरगढ़ से हमें काफ़ी जो है साक्ष्य मिले हैं। तो मेहरगढ़ से जो है हमें क्या मिले हैं, वहाँ से जो है कृषि के साक्ष्य मिले, पशुपालन साक्ष्य मिले, वहाँ पर जो है झोपड़ियों के साक्ष्य मिले, समुदाय के जो है एक साथ रहने के साक्ष्य सामुदायिक में साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार के हमें जो है साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार से एक जो है एक छोटा सा पाठ और ये जो है समाप्त होता है। और इसको जो है जो महत्वपूर्ण, जो परीक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता था, वो मैंने इसमें जो है लाया है, जो है एनसीईआरटी का क्लास 6 के हिसाब से। और आप लोग इसको जो है अधिक से अधिक देखिए, अधिक से अधिक लोगों को जो है भेजिए, और कोशिश करेंगे हम कि एनसीईआरटी से भी अलावा जो बन सकता है उसको भी जो है हम यहाँ पर जो है देखेंगे कि एनसीईआरटी के अलावा भी जो है जो एनसीईआरटी में नहीं है, और यहाँ पर परीक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है इसी टॉपिक संबंधित, तो उसको भी हम जो है अगले चैप्टरों में उनको भी कवर करेंगे। तो सभी लोगों का जो है धन्यवाद। और कुछ जो है ये बनने हम कुछ और तो देखेंगे। तो अधिक से अधिक कोशिश ये होगी कि अच्छा से अच्छा जो है मैटर वो दिया जाए, और आप लोग भी जो है अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए। आप लोगों की जो है बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई है, तो आप लोग जो है अच्छा से अच्छा स्कोर करें, ये जो है शुभकामनाएं। थैंक यू।